तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है और चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। ठीक है ना, आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है, क्या कहता है देखिए 7 years एगो। अब इसका मतलब क्या हुआ, 7 years एगो का मतलब हुआ 7 साल पहले। ठीक है ना, एगो का मतलब पहले, तो 7 साल पहले क्या होगा, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। ठीक है ना, मतलब ये बोल रहा है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र से 7 गुना क्या था, बड़ा था। यानी तुम्हारे उम्र से 7 गुना यानी 7 times क्या है, बड़े हैं। ठीक है ना, कौन बड़ा है, आफ्ताब, किससे, अपनी डॉटर से। ठीक है ना, कब, आज से 7 साल पहले। ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अल्सो, इसको मैं साफ कर लेता हूँ। हाँ, अल्सो क्या कह रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से कितना 3, आज से 3 साल बाद। ठीक है ना, आई शैल बी देयर, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है ना, अब यहाँ पे बोल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद वह कितना हो जाएगा, आई शैल बी यानी आफ्ताब जो है वो कितना गुना हो जाएगा अपनी डॉटर से, 3 गुना जो है वो अपनी डॉटर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गया, ये लाइन समझ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है ना, तो अब ये क्या होता है, अल्जेब्रिकली क्या होता है और ग्राफिकली क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको रीड करने अच्छे से अगर आ गया तो आप इस क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अल्जेब्रिकली बोला है ना, तो ये क्या दिया गया है, सेंटेंस में क्वेश्चन दिया गया ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो 2 सिचुएशन दिए गए ना, 2 सिचुएशन कौन कौन से हैं, एक तो 7 years एगो है और एक सिचुएशन क्या है 3 years फ्रॉम नाउ। तो इन दोनों सिचुएशन में जो दिए गए हैं ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी अल्जेब्रिकली इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है ना, और फिर जो इक्वेशन हम बनाएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो 2 सिचुएशन दिए गए उसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी एक्स है। ठीक है ना, तो हमें क्या है यहाँ पे प्रेजेंट एज पता तो नहीं है ना, नहीं पता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आफ्ताब का प्रेजेंट एज हमने x years मान लिया और एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज भी y years। ठीक है ना, इन दोनों का प्रेजेंट एज हमने मान लिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में पहला सिचुएशन क्या दिया गया है, 7 years एगो। ठीक है ना, यानी 7 साल पहले। ठीक है ना, तो 7 साल पहले का सिचुएशन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यानी इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो 7 साल पहले देखिए अभी इसकी प्रेजेंट एज कितना है, आफ्ताब का x years है और इसकी डॉटर का प्रेजेंट एज कितना है, y years है। तो हम 7 साल पहले चले जाते हैं, तो 7 साल पहले जाएंगे तो इन दोनों के एज में भी तो 7 साल की कमी होगी ना, तो इन दोनों के एज में क्या करेंगे, 7 साल माइनस करेंगे दोनों के एज में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि आफ्ताब्स एज बी 7 - x - 7 एंड हिज डॉटर एज भी कितना आ जाएगा, y - 7 years। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कौन सा कंडीशन लेके चल रहे हैं, 7 years एगो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे पहले सिचुएशन के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन क्या हमें बोल रहा है यहाँ पे, देखिए ये बोल रहा है आई वॉज 7 times, क्वेश्चन में पढ़िए, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। ठीक है ना, मतलब ये बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 साल पहले कितना गुना था, 7 times यानी 7 times था। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशन हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कैसे देखिएगा यहाँ पे, देखिए क्या हो जाएगा, x - 7 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 7 × y - 7। अब ये यहाँ पे y - 7 में 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसको समझिए। देखिए सबसे पहले देखिए 7 years एगो, तो 7 years एगो इन दोनों की एज कितनी है, आफ्ताब का एज कितना है, x - 7 और इसकी डॉटर का एज कितना है, y - 7। ठीक है ना, लेकिन दोनों अभी इक्वल नहीं है ना, क्योंकि अब ये फादर है तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा। ठीक है ना, तो जब ये बड़ा है, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि यहाँ बीच में इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आफ्ताब क्या है 7 years 7 times क्या है, बड़ा है, यानी 7 गुना बड़ा है। तो अब इसके डॉटर के एज में ही ना 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये छोटी है। अब छोटे नंबर में ही ना 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
अब क्या है, आफ्ताब बड़ा है, अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, तो बैलेंस तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए छोटे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये दोनों बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये समझ गया, इसीलिए इसके डॉटर के एज में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इम्प्लाइज डेट देना जरूरी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई कर दिए 7y माइनस 49, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इस 7 को RHS साइड लेके जाते हैं तो ये +7 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, पहला इक्वेशन इसको मान लेते हैं, x इजकल टू 7y माइनस 42, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड सिचुएशंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको इस साइड करता हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अगेन आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि सेकेंड सिचुएशन क्या बोल रहा है, आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आज से, यानी प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, ठीक है। तो आफ्टर 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब एज कितना हो जाएगा, x + 3, क्योंकि दोनों का प्रेजेंट एज हमने क्या माना है, x और y माना है। तो 3 साल बाद तो दोनों में ++3 ऐड करना पड़ेगा। तो आफ्ताब का आफ्टर 3 साल बाद एज कितना हो जाएगा, x + 3, और उसकी डॉटर का एज कितना हो जाएगा, y + 3, ठीक है ना। तो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड सिचुएशन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब आफ्ताब क्या हो जाएगा, 3 साल बाद अपनी डॉटर के एज से 3 गुना बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके डॉटर के 3 साल बाद के एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये छोटे में मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। तो ये समझ गया, एज इट इज इसके जैसा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगेन इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x + 3 इजकल टू 3y + 9, ठीक है ना। अब 3 को क्या करते हैं, RHS साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x इजकल टू 3y + 6, और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया, मतलब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो बोला था ना, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली, ठीक है ना। तो हम लोग ये अल्जेब्रिकली सिचुएशन को, मतलब इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को हम क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए, अब हम कुछ यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ, आगे सोल्व करता हूँ। चलिए, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ता था, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, ठीक है। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले बाई इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या है, ये वाला पहला इक्वेशन है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, x इजकल टू 7y माइनस 42, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा। चलिए बॉक्स बना लेते हैं, और यहाँ पे x रखेंगे, नीचे y की वैल्यू रखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, कम से कम 3 वैल्यू आप x y की लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहता है, करेक्ट, मतलब गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर आप 2 पॉइंट लेते हैं तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्यों, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। चलिए, तो देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये ग्राफ मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ है, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपने 2 पॉइंट ही लिया है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट, एक पॉइंट आपका यहाँ पे मिल गया, सपोज कीजिए एक पॉइंट आपका यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स, ये पॉइंट सपोज कीजिए कि आपने गलत ले लिया है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट आपका सही है, लेकिन मिस्टेक से आपका ये वाला पॉइंट गलत हो गया है ना, कहीं और आना चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पे ले लिया। तो इससे आप ग्राफ जब ड्रॉ कीजिएगा तो स्ट्रेट लाइन तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो आपको तो लगेगा कि ये क्या सही है, ठीक है ना। लेकिन सपोज कीजिए कि आपका जो सही वाला पॉइंट आना चाहिए था, यहाँ कहीं आना चाहिए था। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि ये वाला पॉइंट मतलब सही था, ठीक है ना। तो इससे हम लोग ड्रॉ करते तो स्ट्रेट लाइन तो इससे भी बनना चाहिए ना। तो सही वाला स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक है ना। लेकिन आपने यहाँ पॉइंट लिया, ये क्या गलत है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि हमने सही किया है गलत किया है। तो इसीलिए आप हमेशा 3 पॉइंट लेके चलिएगा, कि जब तीसरा पॉइंट जब आप लीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो यहीं कहीं आपको ये इसी स्ट्रेट लाइन के बीच में कहीं ना कहीं कुछ तीसरा पॉइंट आपको मिलेगा। तो सपोज कीजिए आपने तीसरा पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना, और आपने एक पॉइंट यहाँ पे गलत लिया है। तो जब आप इस तीनों पॉइंट को मिलाइएगा, जब यहाँ पे आप इस तीनों पॉइंट को मिलाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस तीनों पॉइंट को मिलाने से स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, ठीक है ना। जबकि सही वाला पॉइंट ये है, तो या इस तीनों को पॉइंट को मिलाने से स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। तो समझ गए, इसलिए हमेशा क्या कीजिएगा, कम से कम 3 पॉइंट लेना है, ठीक है। चलिए, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें y की कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगेन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, y की वैल्यू ऐसा वैल्यू कोशिश करना है रखने के लिए कि हमें जो x की वैल्यू है वो इंटीजर में मिले, ना कि फ्रैक्शन में मिले, मतलब कोशिश यही करना है, ठीक है ना। तो चलिए y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू में कितना मिल जाएगा,
-42 मिल जाएगा, ठीक है। तो जो कि क्या है, इंटीजर है ना, कोशिश यही करना है कि वाई की ऐसी वैल्यू रखे कि एक्स की वैल्यू हमें इंटीजर मिले, ना कि फ्रैक्शन में मिले, जैसे 7/2, 3/5 ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ वैसे 5/3 भी मिल जाएगा तो गलत नहीं है, लेकिन कोशिश यही करना है कि इंटीजर में ही वैल्यू मिले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कुछ भी रख लेते हैं, चलिए 5 रखते हैं तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 7×5 = 35, और -42 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका -7 आ जाएगा, ठीक है ना। और एक और वैल्यू रखते हैं, 10 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया, ठीक है ना। अब एज इट इज इक्वेशन 2 को भी हम लोग यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाई इक्वेशन 2 से, तो चलिए इसके लिए भी हम लोग बॉक्स बनाते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो y की वैल्यू हम लोग अगर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और भी कुछ वैल्यू पुट करते हैं, चलिए x की वैल्यू अगर 1, y की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 3×3 यानी x की वैल्यू 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। चलिए x की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये दोनों हमने बना दिया। अब क्या करते हैं, ग्राफ में इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जो मैंने डिस्टेंसेस लिया है वो 5 सेंटीमीटर का मतलब गैप लिया है मैंने, ठीक है। यहाँ 0 के बाद सीधे 5 है, फिर यहाँ पे 10 है, फिर 15 है, 20 है, ठीक है ना। और इनके बीच में 1, 2 यहाँ पे लाइनिंग मैंने बना दिया है, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ जो है -42 है, 28 है, इस टाइप का वैल्यूज़ है। अगर मैं यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर के यहाँ पे गैप लेता, जो लाइनिंग आपको दिख रही है, तो इस ग्राफ में मैं यहाँ पे ये स्क्रीन पे इतना बड़ा नंबर आ नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए मैंने 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस रख के मान के चला हुआ है, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे मैंने इतने बड़ा वैल्यू इसलिए लिया है ताकि आपको मैं ये चीज़ बता सकूँ, ठीक है। ताकि जितना भी बड़ा वैल्यू ले आप अपने अकॉर्डिंग इस ग्राफ पे अपने अकॉर्डिंग डिस्टेंस मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं चाहता तो छोटा वैल्यू भी यहाँ पे ले सकता था, जैसे यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 6 रख देता तो हमें x की वैल्यू 0 मिल जाती थी, यहाँ पे 6 हो जाता और यहाँ पे 0, इसलिए मैं जानबूझ के बड़ा वैल्यू यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो ये समझ गए। चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो पहला इक्वेशन 1 का जो ये x y की वैल्यू है इसको ड्रॉ करते हैं। तो पहला क्या है, -42 है x की वैल्यू और 0 y की वैल्यू है, ठीक है। तो निगेटिव x एक्सिस पे देखेंगे माइनस वैल्यू, देखिए यहाँ पे -40 है और यहाँ पे 41 और यहाँ पे -42, ठीक है। तो यहाँ पे -42 हो गया और y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 x एक्सिस पे ही कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहीं पे होगा, इन दोनों का कॉमन पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया -42 और 0, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, -7 और 5। तो -7 अगेन हमें यहाँ मिलेगा, देखिए -5, -6 और -7, और y की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो y की वैल्यू 5 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, यानी इस पॉइंट पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लिख लेते हैं -7 और 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट को 28 और 10 है, तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो x 28, तो यहाँ पे आ जाइए 25, 26 और 27, 28, यानी 28 ये हुआ। और यहाँ पे 10 है तो 10 ऊपर चले जाएंगे, 5 और 10, यानी यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये थर्ड पॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 28 तो 10, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये मिलाएंगे तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको और आगे तक यानी इन्फिनिटी तक ये लाइन जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक ग्राफ ड्रॉ हो गया इस इक्वेशन का लिए। अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, वैल्यू 6 और 0 है, x की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 6 कहाँ मिलेगा, देखिए 5 और 6 यहाँ मिला, और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 यहीं पे मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें एक पॉइंट यहीं पे मिल गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट ड्रॉ करते हैं 9 और 1, x की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू 9, देखिए यहाँ पे 10 है तो इससे पहले एक यहाँ पे 9 हो गया, और y की वैल्यू कितना है 1, तो एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे, यानी यहाँ पे 1 है तो जस्ट एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये वाला पॉइंट सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा कैसे, देखिए यहाँ पे y कितना है 2 है और x कितना है 12 है, तो 12 10 के बाद कितना होता है 11 और 12, और y यहाँ पे सीधे एक स्टेप जैसे इससे ऊपर गया यानी 2, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया। अब इन तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इसको यहाँ पे थोड़ी और पीछे की तरफ भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखिए ये पीछे के साइड तो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा ये, लेकिन आगे अगर इसको और बढ़ाएं तो ये कहीं ना कहीं जाके आपको मिलेगा, और जहाँ पे मिलेगा वहीं आपको ये सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पूछा है, यानी आफ्ताब और उसकी डॉटर का एज नहीं पूछा है, बस आपको ग्राफ में यहाँ पर ड्रॉ करना था, ठीक है। तो इस ग्राफ का नाम हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग नाम भी लिख देते हैं और इसका भी नाम।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर क्वेश्चन 1 का, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको आफ्ताब और इसके डॉटर का एज निकालना होगा तो आप, मेरे पास तो जगह नहीं है, आप अगर ग्राफ में ड्रॉ कर रहे होंगे तो ये आपको कहाँ पे कटेगा मैं बता देता हूँ। ये आपको -12 और 42 पे कटेगा, यानी वाई एक्सिस पे 12 पे यहाँ पे कटा हुआ मिलेगा, ठीक है, यानी यहाँ पे कहीं मिलेगा और 42 यहाँ पे कहीं आगे कहीं मिलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 42 हो जाएगा और y की वैल्यू 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा, देखिए क्या कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज़, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है, तो वो क्या करता है 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है कितने रुपए में, 3900 रुपीज़ में, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, लेटर यानी बाद में, सी बाइज अनदर बैट, ठीक है ना, वो क्या करता है बाद में और खरीदता है, अनदर एक बैट खरीदता है, एंड क्या करता है 3 मोर बॉल्स और 3 बॉल्स खरीदता है, ठीक है ना, सेम काइंड फॉर ₹1300, ठीक है, यानी 1300 में फिर क्या करता है वो एक बैट और 3 बॉल्स खरीदता है, ठीक है। चलिए मतलब इसी प्रकार का जो बैट और बॉल खरीदता है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है सेम काइंड, मतलब जैसा बैट ये है वैसा ही बैट और वैसा ही बॉल खरीदता है 1300 रुपीज़ में, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही प्रोसेस मान लेते हैं ना, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी x रुपीज़, ठीक है। चलिए एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी y रुपीज़, ठीक है। ये दोनों हम लोग मांग लिए x रुपीज़ और y रुपीज़, ठीक है। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। तो पहला सिचुएशन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इजी है, 3 बैट्स और प्लस 6 बॉल्स का कितना कॉस्ट है 3900। तो क्या कर देंगे 3 बॉल, तो एक बॉल की कीमत x रुपीज़ है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x, प्लस एक बॉल का कीमत कितना है y रुपीज़, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6y हो जाएगा, यानी ये टोटल कितना हो गया, बॉल का कीमत हो गया। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएंगे, टोटल बॉल का कीमत हमें दिया गया है 3900, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा, यानी पहला इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे आपका पहला वाला काम हो जाएगा, ये देखिए ये जो बोला है ना रिप्रेजेंट करना अलजेब्रिकली, ठीक है। तो यही हो गया आपका अलजेब्रिकली फॉर्म में, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया पहले सिचुएशन को, ठीक है ना। अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन टेबल में हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 3x इक्वल टू क्या करेंगे, 6y को इधर भेज देंगे तो -6y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करते हैं 3 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ ऐसे वैल्यू पुट करना है जो वैल्यू बैलेंस रहे, ठीक है ना, और इंटीजर में भी वैल्यू है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर सपोज कीजिए अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे, कर सकते हैं 0, ठीक है। तो जो 0 पुट करेंगे तो ये लगभग आपको कितना आ जाएगा, लगभग 1300 के आसपास ये वैल्यूज़ मिल जाएगा, ठीक है ना, यानी 1300 के आसपास वैल्यू मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1300 के आसपास मिल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का वैल्यू नहीं रखना है, ठीक है ना, कुछ ऐसा वैल्यू रखना है जो दोनों वैल्यू आसपास मिले, ठीक है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हो x और y के बीच में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले y की वैल्यू अगर हम 600 रखते हैं तो x की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए और एज इट इज y की वैल्यू 500 रखेंगे तो x की वैल्यू 300 मिल जाएगा, और y की वैल्यू 700 रखेंगे तो x की वैल्यू -100 मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं सेकेंड सिचुएशन का भी, ठीक है। तो देखते हैं सेकेंड, अकॉर्डिंग टू सेकेंड सिचुएशन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x + 3y = 1300। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेटर नहीं बाद में, सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, ठीक है ना। बाद में क्या करता है, एक बैट और 3 बॉल्स खरीदता है, कितने में, 1300 रुपीज़ में। तो क्या हो जाएगा, x यानी एक बॉल की कॉस्ट है प्लस 3y = 1300, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 3y को इस साइड भेज देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, सॉल्यूशन टेबल, तो इसको इरेज कर ले, ठीक है। तो यहीं पे मैंने टेबल बनाया है, इसलिए यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेस चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम 400 रखेंगे तो ये 4 × 12 हो जाएगा, और 1300 - 1200 घटाएंगे तो 100 बचेगा, तो x की वैल्यू 100 हो जाएगा। एज इट इज़ y की वैल्यू अगर 300 रखेंगे तो x की वैल्यू 400 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 500 रखेंगे तो x की वैल्यू -200 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों सोल्यूशन टेबल तैयार हो गया है दोनों इक्वेशन का। अब यहाँ पे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे ग्राफ में। तो सबसे पहले मेरे पास ये क्या है,
इक्वेशन 1 था, तो इसका ये सॉल्यूशन टेबल है। तो सबसे पहले एक्स और वाई का पहला पॉइंट क्या है, 600 और 100 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने जो ग्राफ लिया है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस लिया वो 100 सेंटीमीटर के मान के हमने लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डाटा भी बड़ा बड़ा था इसीलिए हमने 100 मान के चला है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे x 100 है और 600 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 100 यहाँ पे है और y की वैल्यू 600 ऊपर चले जाएंगे तो ये रहा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, 100 और 600। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, x 300 है और y 500, तो x 300 यहाँ रहा और y 500 यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल गया। चलिए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे है 700 y की वैल्यू है और x की वैल्यू -100 है, ठीक है। तो x की वैल्यू -100 यहाँ पे रहा और 700 y की वैल्यू ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, थर्ड पॉइंट मिल जाएगा। तो इसको भी लिख देते हैं और इसको मिलाएंगे, ठीक है। चलिए इसका नाम भी हम इस ग्राफ का लिखते हैं यहाँ पे। तो ये पहला हम रिप्रेजेंट कर दिए, पहला इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन का ये सॉल्यूशन टेबल है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 400 है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं पहले। तो अब इसके लिए जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू 100, तो ये रहा x की वैल्यू 100 और 400 यहाँ पे मिल जाएगा हमें। देखिए ना, यहाँ पे है 400 y की वैल्यू और x की वैल्यू 100, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, x की वैल्यू 400 और y की वैल्यू 300। तो x की वैल्यू 400 कहाँ है, यहाँ है, और y की वैल्यू 300 यहाँ है, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट लिख दिया। एंड थर्ड पॉइंट देखते हैं, x की वैल्यू -200 है और y की वैल्यू 500। तो -200 x की वैल्यू यहाँ पे है और 500 आपको यहाँ, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट मिल जाएगा। चलिए इसको अब क्या करते हैं, इन तीनों लाइन को मिला देते हैं, तो ये रहा और इसका नाम भी लिख देते हैं इस स्ट्रेट लाइन का। तो इस इक्वेशन जो था उसका लिख दिया यहाँ पे x + 3y = 20। तो ये आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है, इजी था। चलिए जल्दी से थर्ड नंबर देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे इक्वेशन दोनों लिख दिया हूँ। देखिए क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, सॉरी इसको, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स वन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज़, ठीक है। यानी 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का मूल्य कितना है, 160 रुपया। तो उसको इक्वेशन में ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। दोनों का जो 1-1 kg का जो प्राइस है हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, 2x + y = 160, ठीक है। एज इट इज यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक मंथ बाद देखिए 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का कीमत कितना हो जाता है, 300, ठीक है। तो 4 kg तो 4x हो जाएगा और 2 kg ग्रेप्स तो 2y और = कितना 300, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन हो गया। अब इसका सोल्यूशन टेबल बना के आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।